बुलेटिन में सबसे पहले फॉरेन फंडिंग केस की स्क्रूटनी कमेटी से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे, जहां तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने यह वाजे किया है कि फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई जारी है और इस कमेटी के इख्तियारात या मनसब JIT का है। इसकी कार्रवाई अवामी सतह पर नहीं हो सकती। इस तरह कमेटी को अपना काम करने में दुश्वारी होगी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। नौशीन, इलेक्शन कमीशन ने मजीद क्या मौक़िफ़ दिया है? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से फॉरेन फंडिंग केस पर कार्रवाई जारी है। हसास और अहम केस है जिस पर मेरिट पर फैसले कौमी मफाद में। फॉरेन फंडिंग केस पर गैर जरूरी बगैर शवाहिद के तबसरों से गुरेज किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि इस केस की समेत समाज और फरीकैन के सामने हो रही है और इस दौरान मीडिया और दूसरे मुल्क का अशखास भी जो है वो मौजूद होते हैं। स्क्रूटनी कमेटी का जो इख्तियार है और मनसब एक JIT का है और उसकी अवामी सतह पर कार्रवाई नहीं हो सकती। तर्जुमान इलेक्शन जी बहुत शुक्रिया नौशीन तफसीलात के लिए। और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने दावा किया है कि फॉरेन फंडिंग केस पैनमा 2 बनेगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद अहमद ने कहा कि मरीम नवाज से कहना चाहते हैं वो केस पढ़ लें या किसी से पढ़वा लें। मजीद कहा, शरीफ खानदान की मजीद जायदादें निकलने जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाली शख्सियत होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के तमाम मामलात उनके खाते में जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके साथ पहले भी हाथ हुआ, यानी मौलाना के साथ पहले भी हाथ हुआ, अब भी यही होगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस की बराह रास्त कवरेज पर उनकी जमात को कोई एतराज नहीं। 6 साल से हुक्मरान जमात फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर के पीछे छुपी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ दरखास्तें काउंटर करने के लिए दी गई हैं। ख्वाजा साद रफीक ने मजीद कहा कि एहतसाब सिर्फ अपोजिशन के लिए है। हुकूमत ने मुकालमे का वक्त ज़ाया कर दिया। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब को याद आया कि लाइव कवरेज और 6 साल से वो फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपे हुए हैं। अदारों को दबाव में लेते हैं, अपने वकला खड़े करके मुख्तलिफ हीले बहाने करते हैं। और ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एप्लीकेशन दी है, ये सिर्फ काउंटर करने के लिए दिया ना। ये जो सबूत हैं और शवाहिद हैं उसके बावजूद भी फैसला नहीं आता, तो फिर आगे अगर आइंदा मुल्क में इलेक्शन भी इसी ने कराया, इलेक्शन कमीशन ने, तो वो क्या इलेक्शन होगा। वफाकी वजीर मुराद सईद इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपकी कहने पे मैं कल परसों आपको वो वीडियो सबूत के साथ वो बयानात फिर से दिखा दूंगा, अगर कोई भूल गया है वो देखिए। और फिर आज़ाद बलूचिस्तान का नारा, मज़ार कायद की बेहुरमती, कराची में उर्दू ज़ुबान वालों के खिलाफ जहर उगलना, पंजाब जाके लाहौर में लाहौरियों की तजलील करना, खैबर पख्तूनख्वा जाके लड़ा और बर का नारा लगाना, किसकी सोच, किसके बयानिए और किसको निशाना बनाया गया, इन दोनों को इकट्ठे पढ़िए। तीसरा, इंडिया ने पाकिस्तान को मेली आंख से देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की इदारे, तो उन्होंने का किरदार तो था ही, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं अपने मीडिया को, अपने पाकिस्तान के नौजवानों को जो सोशल मीडिया पे थे, कि जब यहां पे उन्होंने पाकिस्तान को मेली आंख से देखा तो किस तरह उनकी तैयारी गिराई गई और पूरा जो उनका झूठा प्रोपेगेंडा और कैंपेन थी, आप सब ने मिलकर उसको शिकस्त दी। उस वक्त सबके सामने एक ही सोच थी, एक ही आवाज थी, एक ही बयानिया था, वो पाकिस्तान का था और पाकिस्तान की बात हो रही थी। उसको देखिए, फिर पार्लियामेंट में इनकी जुमात की तरफ से दिया जाने वाला बयान कि पाकिस्तान की जीत को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश और पाकिस्तानियों के हौसले को पस्त करने की नापाक कोशिश क्यों हुई और किस लिए हुई। नंबर 4, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सवालों को फिर आप सिर्फ अभी मीडिया की हद तक चला के भूलेंगे नहीं, बल्कि ये सवाल पूछेंगे, बेइज्जती पाकिस्तानी हमें पूछना है। नंबर 4, नवाज शरीफ की मैं बारहा जिक्र कर रहा हूं लॉबियस्ट से मुलाकातों की। नवाज शरीफ साबिक नाअहल वजीर आजम, सर्टिफाइड चोर डाकू, सर्टिफाइड इश्तिहारी, उसकी लंदन में लॉबियस्ट से मुलाकातें होती है और उसके 2 एजेंडे भी मैं आपके सामने रखता हूं कि किस पॉइंट पे बात हुई। पाकिस्तान की फौज के खिलाफ और एक करप्ट को डेमोक्रेसी का डेमोक्रेटिक चैंपियन के तौर पे पेश करना, ये 2 नुकात थे। इन 2 नुकात को देखिए और फिर इंडिया इसराइल के ग्रेटर गेम प्लान को देखिए, क्यों मुमासिलत है, क्यों उसी एजेंडे और नैरेटिव के ऊपर बात हो रही है। मेरा एक और सवाल, मौलाना अजीत दोवल की मैंने आपको पूरी कहानी बताई,
इस गेम प्लान की कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार, और वो क्या कहते हैं, ये किताब में क्या लिखा गया है, अजीत दोवल ने क्या कहा, ग्रेटर गेम प्लान क्या है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि सिंधियों के हवाले से, सिंध के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से जो नारा लगा, बलूचिस्तान के हवाले से वो सोच, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वो सोच जो पिछले जलसे में नारा लगा, ये उनका ग्रेटर गेम प्लान है। अब इस ग्रेटर गेम प्लान को देख लीजिए, अजीत दोवल के किरदार को देख लीजिए, मौलाना फजलुर रहमान की उससे मुलाकात को देख लीजिए। मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात क्यों हुई, किस हवाले से हुई और किन नुकात पर बहस हुई, यह सवाल आपने करना है। फिर एक और चीज, जमशुदा अजला, फिर उसी के गेम प्लान को देख लीजिए। जमशुदा अजला साबिका फाटा, और जब इंजिमाम हो रहा था तो उस वक्त से लेके आज के दिन तक उसकी मुखालिफत कौन कर रहा था, फजलुर रहमान। क्यों कर रहा था, मैं आपके सामने आज रख लेता हूं। किस बैरूनी मुल्क से उसकी बात हुई और उनसे कितनी फंडिंग ली इसकी मुखालिफत करने के लिए। एक और सवाल, अजमल कादरी का ताल्लुक किस जुमात से है, किस जुमात से अजमल कादरी का ताल्लुक, इसी की जुमात से है। हुकूमत किसकी है, नवाज शरीफ की। वफद किधर भेजा जा रहा है, इसराइल। क्या इसराइल पाकिस्तान का पासपोर्ट उठा के देख लीजिए, आप दुनिया में हर कहीं जा सकते हैं, इसराइल आप नहीं जा सकते। इसराइल के साथ हमारा न कोई ताल्लुक, और इसराइल के हवाले से इमरान खान का मौकफ वही है जो कायद का मौकफ था। और इमरान खान ने तो इसमें अकीदे की बात की कि मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। फलस्तीन की बात करनी है, फलस्तीन की आज़ादी की बात करनी है। आपने वो बयान बारहा सुने, और इंटरनेशनल फोरम्स पे पहली दफा फलस्तीनियों की, कश्मीर के साथ फलस्तीनियों का मुकदमा इमरान खान लेके गए। आपने खुद यूएन की स्पीच सुनी होगी। तो इसराइल पर इमरान खान का मौक़िफ़ वही है जो कायद का मौक़िफ़ था, ये कहना है वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद का, जो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा नेटवर्क बेनकाब होने के बाद जाली थिंक टैंक साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम के बोर्ड मेंबरान मुस्ताफ़ी हो गए। ब्रसल्स में कायम साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम या हिंदुस्तान के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का ये एक आला कार था। ये भी बताएं कि यूरोपीय डिसइंफो लैब इंकशाफात के मुताबिक जाली थिंक टैंक सैडफ 2011 में बनाया गया था। सैडफ के बोर्ड के जो मेंबर्स थे उसमें मुस्ताफ़ी होने वाली एक अहम रुकन क्रिश्चियन फेयर भी थी। इस थिंक टैंक का ताल्लुक मोदी से बराह रास्त मुंसलिक जो श्रीवास्तव ग्रुप था उससे है। सैडफ अरसे दराज से पाकिस्तान को हदफ बनाने के लिए तनकीदी प्रोग्राम्स के लिए लॉबिंग कर रहा था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा है कि गुज़िश्ता साल पुलवामा में हमले का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी को हुआ है। बीजेपी इंतखाबात जीतने के लिए अवामी जज्बात भड़काती है। भारतीय एंकर की हाल ही में लीक होने वाली चैट ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मकरू अज़ाइम बेनकाब कर दिए। गोस्वामी चैट भारतीय हिंदुत्व, तर्ज हुकूमत और मीडिया गठजोड़ का आगाज है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच साबित हो गया कि बीजेपी सरकार पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम थोपने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाती है। आपको बताएं कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इत्तलात के इजलास में ब्रॉडशीट मामले पर चेयरमैन नैब को तलब किए जाने पर कमेटी के चेयरमैन और वजीर इत्तलात शिबली फराज में नोक झोंक हो गई। कमेटी के इजलास में चेयरमैन मियां जावेद लतीफ ने हिदायत की कि चेयरमैन नैब आइंदा इजलास में पेश होकर ब्रॉडशीट केस पर तफसीली ब्रीफ करें। चेयरमैन नैब आकर बताएं कि ब्रॉडशीट को पैसा क्यों और कैसे दिया गया। शिबली फराज ने पूछा, चेयरमैन नैब का इस कमेटी के साथ क्या ताल्लुक बनता है। जावेद लतीफ ने कहा, नैब के मामले पर हुकूमत के पर जलते हैं। इस मौके पर शिबली फराज ने कहा, चेयरमैन नैब को बुलाना है तो ब्रॉडशीट के बाकी किरदारों को भी बुलाएं। कल कोई कमेटी साबिक वजीर आजम को भी बुला सकती है। जावेद लतीफ ने कहा कि एक और कमेटी ने ब्रॉडशीट मामले पर चेयरमैन नैब को बुलाने का कहा तो उसका इजलास ही मुलतवी कर दिया गया। वजीर इत्तलात चाहते हैं तो चेयरमैन नैब के नुमाइंदे को बुलाकर ब्रीफिंग ले लेते हैं। नैब का नुमाइंदा मुतमईन ना कर सका तो फिर चेयरमैन नैब को तलब करना पड़ेगा। कायमा कमेटी बराए इत्तलात के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि अपोजिशन का मकसद हर प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करके नैब को दबाव में लाना है। वजारत इत्तलात की कायमा कमेटी का इस मामले और चेयरमैन नैब से क्या ताल्लुक है। चेयरमैन नैब को बुलाने की बात मज़हिका खेज है। शिबली फराज ने कहा, ब्रॉडशीट मामले में नैब, माजी के वज़रा और सबकी इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी कमेटी का नोटिफिकेशन आज या कल जारी हो जाएगा।
कामा कमेटी इत्तलात के चेयरमैन मियां जावेद लतीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ब्रॉडशीट पर पाकिस्तान की जग हसाई हुई। चेयरमैन नैब को इजलास में इसलिए बुला रहे हैं कि वो ब्रॉडशीट पर वजाहत दे सके। पता चले इसमें नैब का नाम क्यों आ रहा है। कमेटी के इजलास के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने दावा किया कि कमेटी में वजीर इत्तलात कह गए हैं कि उन्हें चेयरमैन नैब को बुलाने पर एतराज नहीं।